वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में ना फैमिली पॉलिटिक्स एक ऐसा हसास मगर आम मौजू है जो अक्सर घरेलू रिश्तों को खामोशी से दीमक की तरह चाट जाता है। घर के अंदर होने वाली चपकलिश, झूठी बातों का फैलाव या बिला वजह की मुदाखलत का सबसे ज़्यादा असर उन करीबी रिश्तों पर पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। कभी सास बहू को भड़काती है, कभी नंद बहू के ख़िलाफ़ साजिश करती है और बाज़ औक़ात बहुएं भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सियासत करती हुई नज़र आ रही होती हैं। अब ऐसी सियासत पूरे ख़ानदान की बुनियाद को हिला कर रख सकती है। तो आज के इसी मौजू पर हमने बात करनी है कि फ़ैमिली पॉलिटिक्स जन्म ही क्यों लेती है, इसके नताइज क्या होते हैं और रिश्ते कैसे इन सियासतों की नज़र हो जाते हैं। पूरे ख़ानदान जो है ना वो तबाह हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जो फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से। तो इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर ताहिरा रबाब ने आज हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात हैं, तो उनसे जानते हैं ये जो फैमिली पॉलिटिक्स के पीछे नफ्सियात है ये होती क्या है। तो डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। डॉक्टर ताहिरा, ये फैमिली पॉलिटिक्स हर घर में हो रही होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम मिकदार में हो रही होती है, लेकिन होती है। ये नहीं मैं कह सकती कि किसी घर में नहीं होती है। और सारे बड़े खुशी से रह रहे होते हैं, कहते हैं ना अंदर खाते सारा कुछ चल रहा होता है, वो नजर नहीं आ रहा होता। तो मुझे बताएं कि इसके पीछे की क्या साइकोलॉजिकल क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नफ्सियात क्या होती है फैमिली पॉलिटिक्स के पीछे? बेसिकली जो एक पॉइंट होता है ना मुनीबा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम सबको कंट्रोल और पावर चाहिए। बेसिकली हम ये चाहते हैं कि घर के अंदर का जो कंट्रोल है ना, चाहे सास है, बहू है या आदमी है, जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, दे वांट कि हमारा कंट्रोल एक्सरसाइज होना चाहिए। जब कोई दूसरा हमारी फैमिली में एंटर होता है तो हमें वो अपना कंट्रोल और पावर जो है वो शेक होती हुई नज़र आती है। क्योंकि आप ये देखें कि बहू भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से आती है कि उसने ये उसका घर है, उसने यहाँ पे अपनी मर्जी से रहना है, और सास क्योंकि ऑलरेडी वहाँ रह रही होती है और वो उसने घर पूरा अपने हिसाब से सेट किया होता है। अब आप इवन किचन के कैबिनेट्स को थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दें तो उसके ऊपर भी लड़ाई हो जाती है। वाई? बिकॉज वो ऑलरेडी उसकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी में कोई और दाखिल नहीं हो सकता। सो इट्स मोर ऑफ पावर, जो कि एक्चुअली एक दूसरे के खिलाफ को एक दूसरे के खिलाफ करती है। देन समटाइम्स उसी पावर के अंदर जब आप देखते हैं कि कुछ लोगों को फैसिलिटीज़ अल्लाह ताला की तरफ से या ब्लेसिंग ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा मिल जाती है, तो वो आपके अंदर एक जेलसी का जो है वो एलिमेंट क्रिएट कर देती है। और जेलसी अल्टीमेटली फिर लड़ाइयों की तरफ, ताने तशने की तरफ। अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा सहूलियात होगी तो अक्सर आपको रिश्तेदार कहते होंगे आपको अब क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो बहुत अमीर हो गए हैं, या आपके पास तो 10 नौकर हैं आगे पीछे काम करने वाले, आपको क्या पता हो कि कैसे काम होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको उनकी ज़ुबान से नज़र आना शुरू हो जाती है। दैट इज़ एक्चुअली पावर, जेलसी और कंपटीशन जो है ये हमारी फैमिली पॉलिटिक्स को जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये तीन एलिमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर ये जब आपका एक तो बहुत बड़ा ख़ानदान हो डॉक्टर ताहिरा, तो उसमें ये जो कंपटीशन एंड वाला एलिमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि जी अच्छा चचा ने ये कर लिया तो हमने क्यों नहीं किया। अब हमने भी उनसे बढ़कर करना है, और ताया ने कर लिया या मामा ने कर लिया तो हम क्यों पीछे रह गए हैं। तो ये जो कंपटीशन वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा। और अक्सर लोग आपको आपके ख़ानदान में ये कहते हुए नजर आएंगे, मसलन आपने अपना घर थोड़ा सेट कर लिया ना, देखो इनके पास इतना पैसा आ गया, इनको समझ ही नहीं आती ये लगाएंगे तो इन्होंने डेकोरेशन पीसेस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली रिफ्लेक्ट योर जेलसी जो होती है ना, इनसिक्योरिटी जिस तरह से आप एक्चुअली जेलसी आप अपनी निकालते हैं कि आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता चीज़ें। सो कंपटीशन जो है ऑफ कोर्स वो फैमिलीज़ को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो होना शुरू हो जाता है। और फिर वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है कि साथ वाले का मुंह अगर लाल है तो अपना आपका भी थप्पड़ मार के लाल कर लें। तो वो एक्चुअली फिर आपको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाता है जहाँ पे आप मसलसल कंपटीशन में रहेंगे, और फिर आपकी वो जो छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो सारी उस कंपटीशन की नज़र जो है वो हो जाती हैं। क्योंकि आप एक दूसरे से इखलाकियात में बेहतर होने की कोशिश नहीं करते, फैमिली बॉन्डिंग में बेहतर होने की कोशिश नहीं करते, आप एक दूसरे से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बेहतर होने की कोशिश करते हैं, विच रूइन योर फैमिली अल्टीमेटली। और इस पॉलिटिक्स में मैं ये समझती हूँ कि बड़ों का रोल जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बड़ों का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स जो हैं, आपके इन लॉज जो हैं, वो और दादा दादी अगर आप ब्लेस्ड हैं उनके उनको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए, तो वो फिर इन लोगों का रोल जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्होंने एक्चुअली
جو جنریشنل آپ کی لیگیسی ہے وہ آگے کیسے انہوں نے ٹرانسفر کی ہوئی ہے, کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو, پوتوں کو اور گرینڈ چلڈرن جو ہیں ان کو کیسے سکھایا اور کیا سکھایا ہوا. اور انہوں نے دیکھا کیا ہے. اگر انہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ چچا کی تو بنتی نہیں ہے بابا سے, یا چچی کی امی کے ساتھ نہیں بنتی, ہمیشہ ایک ٹسل چلتی رہتی, تو بچوں کی بھی وہ چیزیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں چلی جاتی ہیں. اور پھر کئی دفعہ کمپٹیشن آپ نے سنا ہوگا, مائیں جو ہیں اپنی زبان سے بیان کر رہی ہوتی ہیں کہ تمہارے چچا کا بیٹا تو اس طرح سے, چچی کی بیٹی تو اس طرح سے, وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور پھر وہ کمپٹیشن آپ کو بچوں میں آٹومیٹکلی آپ نے انگرین کر دیا ہوتا ہے. آپ بے شک جو ہے وہ یہ نہ کریں کہ جی آپ نے ان کو سکھایا ہے, مگر آپ ان کو کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ انوائرمنٹ میں آپ نے کریٹ کرنے کیا ہوا ہے نا ویسا, اس کی وجہ سے پھر فیملی جو ہے وہ فیملی یونٹ نہیں بنتا. ایک کمپٹیشن والی جو ہے نا وہ ٹیم بن جاتی ہے, جس میں مثلاً ہر وقت ایک کانسٹنٹ جو ہے پالیٹکس چل رہی ہے, کانسٹنٹ جو ایک کمپٹیشن چل رہا ہے, اور جیلسی جو ہے وہ, اور رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں, رشتے نہیں بنا پاتے. آپ دیکھو کہ ہمارا فیملی سٹرکچر جو ہے پہلے بہت خوبصورت ہوتا تھا, اب ہم بہت خراب ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن اس خرابی کے اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آج کل کا جو فیملی سسٹم ہے بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوا ہے. بالکل ہوا ہے, کیونکہ اب لوگ جو ہیں بہت الگ الگ ہو گئے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے بہت زیادہ پرومیننٹلی دیکھی گئی ہے کہ اب لوگوں کو لوگوں سے اتنا مطلب بھی نہیں رہا. مطلب رہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار جو کچھ بھی ان کے گھر, اب یہ والی جنریشن کی میں بات کر رہی ہوں, ہاں یہ تھوڑے سے چینج ہے. ہاں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر ان کے پاس یہ سارا کچھ ہے سو واٹ, اور وہ اتنا انفلوئنس بھی نہیں کرتا ان کو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ والے جو کانسیپٹ ہے نا, اگر ہم اس کو بہتر طور پہ اپنا لیں اور اس میں فیملی ٹائز کے اوپر جو فوکس کر دیں, مثلا ہم نے اپنی فیملیز کو اسٹرانگ کرنا ہے, ہیونگ دس کانسیپٹ کہ ان کے پاس جو ان کا ہے وہ ان کا ہے, ہمارے پاس جو میرا ہے, ہاں میں اس کو آن کر کے بہتر کر سکتا ہوں, ان کا میرے پاس نہیں آ سکتا اور میرا ان کے پاس نہیں جا سکتا. تو پھر آپ دیکھو گے کہ وہ جو ٹائم ٹو ٹائم ملنا ہے, ہفتے بعد, مہینے بعد, وہ بالکل ویسا ہی ملنا جلنا ہوگا جیسے ہم کہانیاں سنتے تھے کہ جی دادی کے پاس بیٹھ کے اتنے آئیے یہ کچھ. پھر آپ وہ فیملی کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس کی ضرورت ہے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے آج چھیڑا ہوا ہے کہ بیسیکلی ہمارا فیملی سسٹم جو ہے اس کو دوبارہ سے ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اور جب میں یہ بات کرتی ہوں کہ اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنی ٹائز کو کمزور کر دینا ہے, آپ نے اپنی دادی دادا ماں باپ کی اہمیت کو کم کرنا ہے. نو, آپ نے ان سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیونکہ وہ ہمارا ایکچولی ٹریجر ہے, وہ ہمارا خزانہ ہے. بالکل, ہم اپنے بڑوں کو پیچھے چھوڑ کے خود کبھی بڑے نہیں ہو سکتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ہر رشتے کو اس کی جگہ کے اوپر رکھنا ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھو کہ ہمارے رشتے خراب کیوں ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ بھی ایک ہوتا ہے نا, اب جیسے آپ نے کہا کہ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے. ہماری فیملی پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے, اچھا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے نا اس کو زیادہ عزت ملتی ہے. ایگزیکٹلی, ایون دو کہ گھر میں اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں نا, تو جو بیٹا آپ کا زیادہ کما رہا ہے نا اس کو زیادہ عزت ملنی ہے, جو بیٹا نہیں زیادہ کما رہا ہوتا اس کو اتنی عزت نہیں ملی جاتی. یہ فیملی پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے, یہ ہوتا بالکل. اور یہ اتنے کیسز آتے ہیں منیبہ کلینک اور اس سے بہن بھائیوں کے اندر آپس میں بہت جھگڑا ہو جاتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں بلکہ کیس رپورٹ کروں گی کہ ایک بچی آئی, تو وہ شی سیڈ کہ میرا ہسبینڈ جو ہے, کیونکہ وہ ابھی اسٹرگلنگ فیز میں تھا, تو ہماری شادی ہو گئی. شادی ہو گیا وہ کیونکہ وہ بڑا تھا بہت اپنی فیملی میں سارے سبلنگس میں سے. تو میری مدر جو تھی, ان کو مدر ان لا کو میں خود نہیں پسند تھی اتنی زیادہ, حالانکہ انہوں نے مجھے خود بیاہا تھا. تو وہ ان کی چیزیں جو ہے نا میرے ساتھ بہت زیادہ ٹسل میں رہتی تھیں. الٹیمیٹلی وہ ہوا کیا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ زیادہ تر اپنی اماں کی طرف, ماں کی سائڈ لینا از ناٹ بیڈ ایٹ آل, ہمیشہ لینی چاہیے. اس نے آپ کو پرورش کیا ہے, پیدا کیا ہے, بہت حق ہے اس کا, بہت زیادہ حق ہے. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ بیوی کے حق کو آپ نگیٹ کر دیں گے تو وہ بھی آپ کی ایک زیادتی ہے. اور یہ ہمارے فیملی سسٹم میں بہت کامن ہے, کیونکہ ہم صرف بات کرتے ہیں ماں کے حقوق کی, باپ کے حقوق کی, ہم بات نہیں کرتے شوہر کے حق کی. یہ شوہر کے حق کی بات ہوتی ہے, بیوی کا حق اس گھر میں کیا ہے, شوہر نے اس کو کس طرح سے پورا کرنا ہے, اس کے اوپر بات بہت زیادہ کم ہوتی ہے. پھر اگر آپ ایک فیملی کا حصہ بن رہے ہیں تو ساس نے کیسے سپورٹ کرنا ہے اپنی بہو کو, یہ بات بہت زیادہ کم ہوتی ہے. کیونکہ ہم جو ہے اس عورت کو جو آپ کے گھر میں آتی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے اتنی جلدی, اس کی جگہ اتنی جلدی کریٹ نہیں ہو پاتی. تو وہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں جو ہے نا, وہ ہمیں اس کے گناہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس کی طرف ہمارا ایک نفرت کا رویہ ڈیولپ کر جاتا ہے. اور پھر اگر آپ کا شوہر آواز اٹھانے والا نہ ہو, میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو بزدل مرد ہوتا ہے نا, بیسیکلی فیملی سسٹم کو وہ خراب کرتا ہے.
बुज़िल मर्द जब अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता, अपनी माँ की इज्जत अपनी बीवी से नहीं करवा पाता, तो ही इज़ द वन जो कि एक्चुअली सारी चीज़ों को ख़राब कर रहा होता है। और आप देखोगे कि अगर एक बच्चा इस तरह के ना, तो छोटा बेटा जो होता है उसके वो ज़रा बेहतर होता है, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि मेरी भाभी के साथ या भाई के साथ क्या चीज़ें हुई हैं। अब उसकी वजह से जब वो नई बहू घर में आती है तो पहली वाली बहू की और अहमियत कम हो जाती है। अब अहमियत कम होने की वजह से जेलसी होती है और वो लड़ाई ज़्यादा बढ़ती है कि जी मेरे टाइम के ऊपर तो मुझे ऐसे नहीं ट्रीट किया गया था, उसकी बीवी को इस तरह से क्यों ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उसका शोहर उसके साथ खड़ा होता है, बात करता है, जहाँ वो गलत है उसको वहाँ गलत बताया जाता है, जहाँ पे अम्मी की गलती है वहाँ पे उनसे थोड़ी सी डिस्कशन कर ली जाती है। माओं को समझाया तो नहीं जा सकता, उनसे बात ज़रूर की जा सकती है। तो वो चीज़ें जो है ना, बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि फैमिली सिस्टम्स को जहाँ पे बनाना औरत के हक में है, रिश्तों को बांधना, खानदान को बांध के रखना औरत के हाथ में होता है, मगर खानदान को अच्छे तरीके से बांधे रखना मर्द के हाथ में होता है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर लेंगे, क्या फैमिली पॉलिटिक्स में मर्द भी उतने ही बराबर के शरीक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब फैमिलीज बनती ही दो काउंटर पार्टनर्स की वजह से, आदमी और औरतों की वजह से, तो वो शामिल क्यों नहीं होंगे? यूजुअली कहा जाता है ना कि फैमिली पॉलिटिक्स खवातीन करती होंगी, पीछे बैठ के गॉसिप्स करती हैं, बातें करती हैं। मर्द भी कोई गॉसिप आप तक पहुंच रही है ना फैमिली की, आप उस गॉसिप को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उसमें अपना रोल इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? आप उसको बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? या अगर आपकी बीवी ने आपको कोई बात बता दी तो आप उसको फौरन लेके अपनी माँ से लड़ाई क्यों कर रहे हैं? और अगर आपकी माँ ने अगर आपको कोई बात बता दी तो अपनी बीवी से लड़ाई कर रहे हैं कि तुमने मेरी माँ के साथ ये सारा कुछ क्यों? तो आपको थोड़ा सा मामला फहमी देखने की जरूरत होती है। फैमिली सिस्टम्स जो हैं वो मामला फहमी, मर्दों की मामला फहमी की वजह से चलते हैं। चले, एक कॉलर है डॉक्टर ताहिरा, मोहम्मद आसिफ है, उन्होंने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब से कि बचपन में हम सुनते थे कि फलां फैमिली जो है ना हमारे खानदान से अनाज रखती है, बुग़्ज़ रखती है, सुनते आ रहे थे। मतलब अब ये चीज़ खत्म हो गई है कि फलां फैमिली। अब ये चीज़ हमारी मतलब ये देखने में आ रहा है हमारे मतलब कल्चर में कि खानदान में ये चीज़ आ गई है, फैमिली में ना, इंटर फैमिली, जिस तरह आप जो जॉइंट फैमिली समझ लें, तो वो अब चीज़ खत्म हो गई है कि फलां कहता था, फलां कहता था। अब वो छोड़ के अब अपनी ही फैमिली में ये चीज़ें आ गई हैं। इसकी क्या वजह है? ये इस्लाम से दूरी है या कुछ और वजह है? ठीक है, कि मतलब पहले हमारा होता था कि जो दूर के रिश्तेदार या अपने खानदान वाले, अब ये कि इंटर फैमिली जो सारे चचा ताए या आपस में बहन भाई एक दूसरे से बुग़्ज़ रखना शुरू हो गए, या एक दूसरे को कहना शुरू हो गए फलां क्या कहेगा तो फलां क्या सोचेगा। पता क्या बात हुई मुनीबा, ओवर द इयर्स ना हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, मैं ये समझती हूँ कि शिफ्ट जो है ना वो बड़ा मतवाज़न नहीं रखा। आपने देखा होगा कि खानदान में एक बंदा जो था ना वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता था, खानदान में एक औरत जो थी वो सारा खानदान चलाती थी। वो बहुत अच्छी चीजें थी, मैं उनको गलत नहीं, उस वक्त का सिस्टम ही यही था। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि बहुत खानदान में कुछ बच्चे ज्यादा पिसे और कुछ बच्चों को ज्यादा जो है वो सबने निशाना बनाया, और अल्टीमेटली अब जो हम फैमिली सिस्टम्स की बात करें, ये वही बच्चे हैं जो पिछली जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा पिसे हैं। पिसने का मतलब ये है कि हर किसी ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन किया है, हर किसी ने उसके ऊपर रोक टोक की है, हर किसी ने उसको मारा है, अब्यूज़ किया, जैसे भी जो भी चीज़ें हुई हैं वो उन्होंने बर्दाश्त किया है। जब अब अगली जनरेशन उनकी तरफ से बनी है तो उन्होंने इस चीज़ को कर दिया कि हमने किसी से मिलना नहीं है, हमने किसी के साथ ये चीज़ें नहीं रखनी, क्योंकि वो जो चीज़ें पीछे हुई हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव फैमिली सिस्टम में रहते थे, वो बहुत अच्छा था, उसकी बहुत अच्छाइयाँ थी और उसकी बहुत सारी बुराइयाँ भी थी, क्योंकि कोई एक जो पिसने पे आता था वो बहुत ज़्यादा पिसता था, कोई एक फेवरेबल हो जाता था वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो जाता था। सो अब वो वाली जनरेशन जब इस वक्त अपना फैमिली सिस्टम डिज़ाइन कर रही है तो उन्होंने वो पिछली चीज़ें कि इस चाचा से, इस मामा से इसलिए नहीं मिलना कि इन्होंने इस तरह की चीज़ें जो हैं वो की हैं। सो दैट इज़ वाई अब वो चीज़ें ख़ानदान की हमें अपने ख़ानदान में नज़र आती हैं। अक्सर हम ये बात अब अक्सर टीवी शोज़ के ऊपर ये बात होती है कि पिछले जो जनरेशन थी उसमें बच्चे सबके सांझे होते थे। बहुत अच्छी बात थी, बच्चे सबके सांझे थे, प्रोटेक्शन सबकी जिम्मेदारी होती थी, हर कोई प्रोटेक्ट करता था बच्चों को, गलत बातों से मना करता था और अच्छी बातें रीइंफोर्स की जाती थी। मगर एट द सेम टाइम वो इतना ज़्यादा हो जाता था कि बच्चा उससे समटाइम्स बहुत ज़्यादा स्नैप भी फील करता था।
اچھا اب وہ تھا تو بہت اچھا کیونکہ پروٹیکشن ہر کسی کی ذمہ داری بن گئی تھی, بٹ وہی چیزیں جو ہیں اب اس والی جنریشن کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب چچا کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کو کچھ کہہ دے, کیونکہ بھابھی اور بھائی فوراً مائنڈ کر جاتے ہیں. پھوپھیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بھتیجوں کو کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ آپ نے وہ جو پیچھے آپ نے دیکھا ہے نا کہ میرے چچا نے یہ کیا تھا, میرے ماما نے یہ کیا تھا, اب وہ آپ نہیں اجازت دے رہے. سو پچھلے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, یعنی آپ کے اپنے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز جو ہیں, وہ آپ کے فیملی سسٹم کو بنانے میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں. اگر آپ کا اپنا ایک اچھا فیملی سسٹم رہا ہے, آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے ہیں جہاں پہ لو اینڈ کیئر, تو آپ کے لیے آج بھی وہی بہت اچھا ہے. آج بھی آپ کے چچا سب کے آپ چاہیں گے کہ ہم سارے مل کر رہیں, لیکن اگر آپ کا ہی نہیں فیملی سسٹم پہلے اچھا نہیں تھا, ہاں تو اب آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ جو ہے نا سارے جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ رہیں. آپ کہیں گے کہ ہم نیوکلیئر فیملی الگ رہیں جب بھی ہماری شادی ہو یا ہمارے بچے ہوں. تو یہ جو آپ ایکسپیرینس اپنے بچپن میں جو چیز کر رہے ہوتے ہیں, جو ٹرامیٹائز آپ بچپن میں ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہ ہوں یا ہمارے ساتھ آگے جا کے فیملی کے ساتھ وہ چیزیں نہ ہوں.